आज की एपिसोड बहुत 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 मज़े की है। आप यकीन करें, आज के एपिसोड पढ़कर सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। आज के एपिसोड नूरुलैन और सुल्तान, किरण और हदीद की है। जो लोग मायरा और शहरयार की एपिसोड के लिए कह रहे थे, उनको मैं बता देती हूँ कि उन दोनों को लिखने के लिए मुझे एक पूरा एपिसोड चाहिए। यानी जब मैं उन्हें लिखूँगी तो फिर एपिसोड में कोई और नहीं होगा, क्योंकि उनको लिखने के लिए अभी बहुत कुछ है और मैं चाहती हूँ उनको मैं सुकून से लिखूँ। हो सकता है 1-2 दिन में मैं उनका बहुत अच्छा एपिसोड आपको दूँ। हो सकता नहीं आएगा, क्योंकि देखिए वो भी इस कहानी का हिस्सा है, तो ज़रूर आएगा। और शुक्रिया उन लोगों के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं। और शुक्रिया उन लोगों के लिए भी जो साइलेंट रीडर हैं, लिसनर्स हैं। और बस यार, यही कहूँगी कि अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरह हमें देते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और एक चीज़ मैंने भी पोस्ट में बताई थी कि मैं अपने नॉन रीडर्स, यानी जिनको उर्दू नहीं आती, उनके लिए मैंने कुछ सोचा है। बस जो मैंने सोचा है, प्लीज़ उसके लिए वो पूरा हो जाए, वो कामयाब हो जाए, उसके लिए दुआ कीजिएगा। क्योंकि वो अगर हो गया तो मेरी एक टेंशन बहुत हल हो जाएगी कि आप लोग जिनको उर्दू नहीं आती और मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती, वो परेशान हो जाते हैं। तो अगर वो चीज़ हो गई तो फिर मैं वॉइस ओवर छोड़ दूँगी। उससे आप लोगों को किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ना हिंदी रीडर्स को ना उर्दू रीडर्स को। तो बस दुआ कीजिएगा कि जो आपके आप ही सोच रही हैं वो उसमें कामयाब हो जाएं। और अल्लाह ही करेगा बेशक, लेकिन दुआएं आप लोगों की रहेंगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो बस दुआओं की दरख्वास्त और बढ़ते हैं नॉवल की जानिब। एक बात पूछूं? अपने हैंडबैग में से टिश्यू निकालकर अपने हाथों को साफ़ करते हुए नूरुलैन ने पूछा। जी पूछें। सुल्तान जी जान से इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने आपकी विंडो सीट ली और फिर आपको अपने साथ बैठने की ऑफ़र की। अब अपने हाथों पर मॉइस्चराइज़र लगाते हुए इसने पूछा। नहीं, हमें बुरा नहीं लगा। और बुरा लगने वाली क्या बात है? इसने बगैर लिखा गया। इसने बगैर इसके मोमी हाथों को देखते हुए कहा। नहीं, एक्चुअली हम दोनों में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें इतनी बेतकल्लुफ़ी हो सके, इसलिए। हैंडबैग की ज़िप बंद करते हुए इसने साइड में रखते हुए कहा। वो इसकी बात पर आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। दिल में दर्द की एक टीस उठी थी। कितनी तल्ख़ हकीकत थी, इन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इसके दिल में जो इसके लिए था वो किसी रिश्ते का मोहताज नहीं था। वो एहसासात, वो मोहब्बत, वो अपनायत, वो दीवानगी, वो हर रिश्ते के कैद से आज़ाद थी। वो इसे मुस्कुराकर देखता रहा तो इसके देखने पर वो भी मुस्कुरा दी। एक बात पूछूं? कदरे रिलैक्स होकर इसने सुल्तान से कहा। जी पूछे। वो पूरी जी जान से इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। आप लंदन क्यों जा रहे हैं? इसने हल्का सा रुख इसकी तरफ करते हुए अपने बाएं हाथ की हथेली को अपनी ठोड़ी के नीचे रखकर अपनी सीट की पुश्त से टेक लगाकर कदरे रिलैक्स अंदाज में पूछा। हमारी ग्रैनी के पास। सुल्तान ने भी इसी अंदाज में बैठते हुए जवाब दिया। ग्रैनी? इसने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। हमारी नानी, हमारी मॉम की मॉम। इसने कहा। वो लंदन में रहती हैं, इंडिया में नहीं? इसने पूछा। इसके पूछने पर सुल्तान के होठों पर मुबहम से मुस्कुराहट उभरी। वो जर्नलिस्ट थी और इसका प्रोफेशन इसके हर अंदाज से झलकता था। वो इस वक्त भी इससे इसी तरह सवाल कर रही थी जैसे इसका इंटरव्यू ले रही हो। नहीं, वो इंडिया में नहीं रहती, इसने जवाब दिया। क्यों? इसे जानने का तजस्सुस हुआ, जबकि नॉर्मल बात थी। इसकी नानी इंग्लैंड में क्यों नहीं रह सकती थी? क्योंकि वो ब्रिटिश हैं, इसलिए।
सुल्तान को इसके सवाल मज़े दे रहे थे। ब्रिटिश? इसे हैरत हुई। यस ब्रिटिश, हमारी मॉम ब्रिटिश थी। इसने इंकशाफ किया। ओह, आपकी मदर ब्रिटिश थी, तभी आप थोड़े अलग दिखते हैं। इसने ओ को लंबा खींचकर कहा। क्या मतलब हम अलग दिखते हैं? 2 आँखें, 1 नाक, 2 कान, नॉर्मल इंसानों की तरह ही दिखते हैं हम। सुल्तान ने कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे नहीं मिस्टर सुल्तान, इस तरह नहीं कह रही, इसने हंसते हुए कहा। तो फिर किस तरह कह रही हैं आप? वो मबहूत सा इसे देखता गंभीर आवाज़ में खोया हुआ। इसकी हंसी की खिलखिलाहट इसके चारों तरफ जल तरंग बिखेर रही थी। मतलब आप अलग, मतलब आप लुक वाइज मतलब आप लुक वाइज थोड़े अलग हैं। जैसे आपका रंग ना तो सफ़ेद है ना गंदमी, आपका रंग सुनहरा है। इसने बड़ी गौर से सुल्तान के रंग को देखते हुए कहा। वो जितनी गौर से इसके रंग को देख रही थी, सुल्तान इससे ज़्यादा गौर से इसे देख रहा था। और सिर्फ आपकी स्किन टोन ही नहीं, आपके बालों का रंग भी गोल्डन ब्राउन है, आपकी आँखों का कलर भी गोल्डन ब्राउन है, अगर हम हिंदी में कहें तो भूरी आँखें, और आपके फीचर भी काफ़ी शार्प हैं। वो बड़ी गौर से इसकी खूबसूरती की पैमाइश कर रही थी और सुल्तान बड़ी गौर से अपनी खूबसूरती की पैमाइश करते इसे अपनी खूबसूरती की पैमाइश करते देख रहा था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त इस पूरी कायनात में सिर्फ वो और नूरुलैन हैं, इर्द गिर्द कोई भी नहीं। इसे ना कुछ दिखाई दे रहा था, ना कुछ सुझाई दे रहा था। वो बोल रही थी और वो सुन रहा था। मुझे लगता है मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अपना रुख सीधा करते हुए इसने कहा तो सुल्तान ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आया। जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसने कहा तो नूरुलैन झीप सी गई। चेहरा एकदम सुर्ख हुआ था। सुल्तान ने इसके चेहरे के बदलते रंग को बगौर देखा और अपने होठों के कोनों पर दराने वाली मुस्कुराहट को बमुश्किल रोककर इसके चेहरे से अपनी नज़रें हटा ली। वहाँ होटल में रुकेंगी आप? कुछ देर खामोशी के बाद सुल्तान बोला। जी, इसने आहिस्ता से जवाब दिया। होटल तक कैसे जाएंगी? खुद या कोई लेने आएगा? दूसरा सवाल किया। हमारी प्रेस टीम है यहाँ पर, इसमें से कोई आएगा? नूरुलैन ने जवाब दिया। कितने दिन रहेंगी आप यहाँ? फिर सवाल किया गया। 10 दिन। काम कितने दिन का है? हमारा मतलब है सिर्फ एक इंटरव्यू है या और भी? नहीं, सिर्फ एक इंटरव्यू है और वो भी परसों। इसके बाद तो मैं फ्री हूँ। फ्री होकर क्या करेंगे आप? रिलैक्स होकर बैठते हुए इसने पूछा। लंदन घूमूंगी और शॉपिंग करूंगी, अब की बार हंसकर जवाब दिया। गुड। आप यहाँ कितने दिन के लिए आए हैं? अब की बार इसने सवाल पूछा। आए तो हम 1 हफ्ते के लिए थे, अब देखते हैं कितने दिन रुकते हैं। इसने एक भरपूर नज़र इस पर डालकर कहा। हनकारा भरकर वो रुख फेर कर अब खिड़की से बाहर देखने लगी। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। मिस आफरीदी, आप क्या लेंगी? कॉफ़ी या जूस? एयर हॉस्टल लिखा गया। एयर हॉस्टेस इन्हें ड्रिंक सर्व करने आई थी। सुल्तान ने अपने लिए कॉफ़ी और नूरुलैन से इसके लिए पूछने लगा, लेकिन इसने सुल्तान की बात का जवाब नहीं दिया। मिस आफरीदी, इसने अपनी कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए इसे दोबारा पुकारा। वो जब अपना रुख दूसरी तरफ की खिड़की के बाहर देखते देखते सो गई थी। इसकी आवाज़ पर भी इसने आँख नहीं खोली। मिस आफरीदी, कॉफ़ी सामने रखकर इसने थोड़ा सा करीब होकर आहिस्ता से पुकारा। इसे लगा वो बाहर देखने में इतनी गुम है कि इसे इसकी आवाज़ नहीं आ रही। इसने
थोड़ा सा झुककर इसके चेहरे को देखा। वो सो रही थी। घनी पलकों की चादर आरज़ुओं पर साया फगन थी। बालों की कुछ लटें चेहरे पर बिखरी हुई थी। सुल्तान दम साधे बिना पलके झपकाए एक टुके से देखता रहा। फिर आहिस्ता से इसके चेहरे पर आई बालों की लट को अपनी शहादत की उंगली से इसके चेहरे से हटाया। किसी के लम्स पर वो कसमसाई और कसमसाकर अपना रूप बदल लिया। अब इसका चेहरा सुल्तान के बिल्कुल सामने था। योर वाइफ इज स्लीपिंग, आई विल सर्व हर लेटर, एयर हॉस्टेस ने कहा तो सुल्तान ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। इसके नूरलैंड को वाइफ कहने पर सुल्तान का दिल अलग अंदाज में धड़का था। ओके सर, ओके सर, इसने कहा। ओके, सुल्तान ने जवाब दिया। बाय द वे, योर वाइफ इज़ सो प्रिटी एंड योर कपल इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एक नज़र सोती हुई नूरलैन पर डालकर इसने सुल्तान को देखा और मुस्कुराती वहाँ से चली गई, जबकि सुल्तान अभी भी इसके कहे गए जुमलों की जद में था। वाइफ, कपल, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया और मुस्कुराकर बगौर नूरलैन को देखने लगा, जो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। रात भी वो काफ़ी लेट सोई थी और जल्दी उठ गई थी, जिसकी वजह से इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और अब बाहर देखते देखते नींद इस पर गालिब आ गई। वाइफ, इसने सरशारी से सोचा और अपनी सीट के पुश्त से टेक लगाकर कॉफ़ी के छोटे छोटे सिप लेते मोहब्बत भरी नज़रों से एकटक नूरलैन को देखता रहा। आपको अंदाज़ा है मिस आफरीदी कि आप हमारे लिए क्या हैसियत इख्तियार कर चुकी हैं? वो धीमी आवाज़ में इससे मुखातिब हुआ। वो अपनी सीट की बाएं तरफ झुकी हुई सो रही थी और सुल्तान अपनी सीट की दाएं तरफ झुका हुआ था, जिसकी वजह से वो सुल्तान के बेहद करीब थी। इसके वजूद से उड़ती परफ्यूम की महक सुल्तान के हवासों को मुख्तल कर रही थी। वो इसे देखता रहा और फिर बस देखता रहा। करीब 3 घंटे बाद नूरलैन ने कसलमंदी से आंखें खोली। आहिस्ता से आंखें खोलकर वो अपनी पलकों को जुम्बिश देने लगी। सामने से खुद को तकता एक मेहरबान चेहरा नज़र आया। वो 3 घंटे की गहरी नींद से जागी थी। एकदम से समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। सुल्तान को देखकर होठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट उभरी। वो जो पिछले 3 घंटे से इस तरह इसे देख रहा था जैसे दुनिया में इसे देखने के अलावा इसके पास कोई काम ना हो। इसके मुस्कुराने पर मुस्कुरा दिया। उठ गया। हल्का सा इसकी जानिब झुककर बड़ी मोहब्बत से पूछा गया। इसके लहजे में जो अपना ये जो मोहब्बत, जो जज्बे थे। अगर नूरलैन इस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड होती तो इसके इस तर्ज तखातुब पर ज़रूर चौंकती, लेकिन वो तो अभी भी नींद के ज़ेर असर थी। जी, आहिस्ता से कहती इसने दोबारा अपनी आँखें बंद की और फिर कुछ देर बाद पूरी तरह नींद से जाकर उठ बैठी। मैं काफ़ी देर सोई हूँ। अपने चेहरे पर दोनों हथेलियाँ रखकर खुद को नॉर्मल करते हुए इसने खुद से कहा। यह शायद सुल्तान से 3 घंटे 10 मिनट 12 सेकंड। सुल्तान ने अपने हाथ में बंधी रॉयल्स की रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा। इसके इस तरह टाइम बताने पर वो हंसने लगी। फिर अपने बैग से फेस टिश्यू निकालकर चेहरा साफ करके इसने टोनर स्प्रे किया। फिर खुद को कुछ फ्रेश महसूस करके इसने सुल्तान से कहा। एक्चुअली मैं रात में सही से नहीं सोई थी। कुछ आने की टेंशन और फिर मेरी बहन की बातें। इसने कॉल बटन प्रेस करते हुए कहा। सुल्तान कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से इसे सुनता रहा और इसकी बातों पर मुस्कुराता रहा। इसके कॉल बटन पर प्रेस करने पर एयर होस्टेस आई। इसने
एयर हॉस्टेस से कॉफ़ी के लिए कहा। कुछ ही देर में कॉफ़ी के साथ साथ इनका खाना भी आ चुका था। खाना खाते हुए भी वो दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे, आम सी, बहुत आम सी बातें, लेकिन वो बातें सुल्तान के लिए आम नहीं थी। बातों ही बातों में वक्त गुजर गया। दोनों के 10 घंटे का सफ़र लंदन एयरपोर्ट पर तमाम हुआ। इंडिया से इनकी फ़्लाइट सुबह 9:30 बजे की थी और इस वक्त लंदन में दोपहर के 3 बज रहे थे। वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले। सुल्तान का शोफर इसकी गाड़ी लिए खड़ा था, जबकि नूरलैंड को पिक करने इसकी टीम से एक बंदा आया था। फ्री होकर हमसे मिलेंगी? सुल्तान ने पूछा। न जाने क्यों वो चाहता था वो उससे मिले। आप चाहते हैं हम दोबारा मिलें? उल्टा नूरलैंड ने ही इससे सवाल किया। अगर हम कहें जी तो? अपने पैंट की जेबों में हाथ डालकर इसने कहा। तो फिर मैं कहूँगी ठीक है। वो हंसकर बोली। फिर आप हमारा नंबर लें और जब आप फ्री हो तो हमें फ़ोन करें। और ये नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी इमरजेंसी हो, आप हमें बिना झिझक फ़ोन कर सकती हैं। सुल्तान ने कहा तो नूरलैंड ने इस बात में सर हिलाकर इसका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया। आपका नंबर? अपना नंबर सेव कराने के बाद सुल्तान ने कहा तो नूरलैंड ने इसे अपना नंबर दे दिया। मैं चलती हूँ, नूरलैंड ने इस बंदे की तरफ देखते हुए कहा जो वहाँ खड़ा इसका इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, चले, सुल्तान ने कहा और इसकी लगेज ट्रॉली इसके हाथ से लेकर इसे अपने साथ चलने का इशारा किया। सुल्तान के इस अंदाज पर नूरलैंड अजीब एहसास में घिरी इसके कदमों का ताक़ुब करती इसके पीछे पीछे चल रही थी। वहां पहुंचकर इसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर नूरलैंड को बैठने का इशारा किया। अपना ध्यान रखिएगा। इसके बैठते सुल्तान ने कहा। जी। वो बस इतना कह सकी। कुछ था सुल्तान के लहजे में, इसके अंदाज में, इन लम्हात में, जो वो न चाहते हुए भी इसके सहर में जकड़ रही थी। अजीब सा महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जो इससे पहले इसके दिल ने महसूस नहीं किया था। इम्पोर्टेंस तो इसे सभी देते थे, लेकिन सुल्तान का इसे इम्पोर्टेंस देना कुछ अलग था। वो सोचकर कुछ उलझन का शिकार हुई। क्या सोच रही हो नूर? पागल हो गई हो? इसने खुद को झपटा और खुद को सुल्तान के शहर से निकालने की कोशिश करने लगी। कौन से होटल में रूम बुक है? गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके सुल्तान ने इस बंदे से पूछा। इसके पूछने पर उसने सुल्तान को होटल का नाम बताया और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। इसके जाने के बाद सुल्तान भी अपनी गाड़ी की तरफ आया और पिछला दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठकर सीट से पुश्त टिकाकर आंखें मूंद ली। वो भी रात को सही से नींद नहीं ले पाया था। अक्सर ऐसी हालत में वो फ्लाइट में अपनी नींद पूरी कर लेता था, लेकिन आज वो ऐसा नहीं कर पाया। अगर वो सो जाता तो इन खूबसूरत लम्हों को कैसे जीता जो इसने नूरलैंड के संगत में गुजारे हैं। इसने तो उसके साथ गुजारे एक एक लम्हे को मताए हयात की तरह अपने दिलो दिमाग में संजो लिया था। मौसम की तब्दीली की वजह से चारों तरफ वायरल फैल रहा था, जिसकी चपेट में जिलानी साहब भी आ गए थे। वो पिछले 2 दिन से बुखार की वजह से कोर्ट नहीं जा पा रहे थे। इनके गैर मौजूदगी में किरण ने बहुत चीज़ों को प्रोफेशनली हैंडल कर लिया था। इस केस की हियरिंग जो पिछले हफ्ते थी वो मकतूल और इसके क्लाइंट के एक कज़न की तबीयत ख़राब होने से कैंसिल हो गई थी। वजह ये थी कि मकतूल का कज़न इस केस में एक अहम गवाह था और इसकी गवाही इनके क्लाइंट को बेकसूर साबित करने के लिए बहुत मायने रखती थी। एंड टाइम पर इसकी तबीयत ख़राब होना इन लोगों को कुछ अलग ही कहानी बता रहा था। इन्हें दाल में कुछ काला लग रहा था, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब केस की हियरिंग
2 दिन बाद थी। आज भी वो अपने क्लाइंट से मिलकर इसी सिलसिले में बात करके कोर्ट से सीधा जिलानी साहब के घर जा रही थी। कोर्ट से निकलकर इसने ऊबर बुक की, अब इनके घर के लिए निकल गई और इनके घर के लिए निकल गई। आफरीदी साहब ने इस एक्सीडेंट के बारे से अपनी गाड़ी छूने के लिए भी नहीं दी। इसने एहतजाज किया था, लेकिन इसका एहतजाज बड़ी रसानियत से ये कहकर रद्द कर दिया गया कि अब तुम अपने पैसों से खरीदी हुई गाड़ी चलाओगी। जिस पर इसे रोना तो बहुत आया, लेकिन एक अज़्म के साथ वो इनके सामने ये कहकर उठी थी कि ठीक है, मैं अब आपकी गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगी। अब मैं अपने पैसों से खरीदी हुई गाड़ी चलाऊंगी। हालांकि बाद में इसे अपने कहे पर पछतावा हुआ था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। क्या था किरण, थोड़ा सा अब्बू को मना लेती या खामोशी से इनकी बात सुन लेती। कम से कम यूँ टैक्सी और कैब में ख्वार तो न होना पड़ता। आसमान में उभरती काली घटाओं को देखते हुए इसने सोचा, बादल बरसने के लिए तने खड़े थे। या अल्लाह, एक तो दिल्ली का मौसम समझ से बाहर हो गया है। कुछ देर में धूप, कुछ देर में काली घटाएं और फिर बारिश और फिर धूप। वो खिड़की से आसमान को देखती मुँह ही मुँह में बड़बड़ा रही थी। वो सोच ही रही थी कि खिड़की के शीशे पर बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। लो जी, हो गई खैर, इसने दिल में सोचा और बेदिली से सीट की पुश्त से टीक लगा ली। करीब 1 घंटे बाद वो जिलानी साहब के बंगले के बाहर थी। कैब ड्राइवर को पेमेंट करके इसने दोबारा आसमान की तरफ देखा। अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं अंदर तक जाते जाते यकीनन पूरा भीग जाऊंगी। इसने कुछ दूरी पर मौजूद इनके बंगले के मेन गेट को देखते हुए सोचा। सामने बैरियर थे, इसलिए कैब ड्राइवर बंगले के पास तक कार नहीं लेकर गया। भैया, आपके पास अम्ब्रेला होगा? इसने बड़ी शाइस्तगी से कैब ड्राइवर से पूछा। नहीं मैडम, इसने जवाब दिया। इसके जवाब पर वो मायूस होती अपनी सफ़ेद साड़ी और अपने पैरों में पहनी हील्स को देखने लगी और फिर अल्लाह का नाम लेकर दरवाज़ा खोलकर कैब से निकल गई। बारिश इसी तरह मूसलाधार हो रही थी। कुछ सेकंड में बारिश इसे अपने चपेट में ले चुकी थी। इसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को अपने ब्लैक कोट के नीचे छुपाया और तेज़ तेज़ कदम चलने लगी। इसे जिलानी साहब के बंगले के गेट तक पहुंचने में करीब 1 मिनट लगा, लेकिन इस 1 मिनट में वो पूरी तरह भीग चुकी थी। इसको गेट पर देखकर गार्ड ने जल्दी से गेट खोला। गेट खुलने के बाद वो और तेज़ कदमों से अंदर बढ़ी और दाखिली दरवाजे पर खड़े होकर इसने सुकून का सांस लिया। फिर खुद को देखा, वो सारी भीग चुकी थी। इसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल एक साइड रखी और अपना कोट उतार कर इसमें से बारिश का पानी निचोड़ा और इसे झटक कर फाइल के पास रखा। फिर इसने खुद को देखा। सफ़ेद साड़ी भीगने के बायस इसके वजूद से चिपकने लगी थी, जिसकी वजह से इसके वजूद के हदोहाल नुमायां हो रहे थे। उफ़ अल्लाह, साड़ी के इस तरह अपने वजूद से चिपकने पर इसको कोफ्त हुई। इसने पल्लू पकड़कर इसका पानी निचोड़ा और फिर इसे अपने सीने से उतार कर इसे झटकने लगी। इसके हिसाब से वहाँ कोई मौजूद नहीं था, लेकिन एक शख्स दूर किचन के गेट पर खड़ा इसकी एक एक हरकत मुलाहिजा फरमा रहा था। किरण की पुश्त इसके सामने थी। साड़ी को झटक कर दोबारा अपने सीने पर फैलाते इसके पल्लू को दूसरे कंधे से लेकर खुद को छुपाने की सही की। इसका अंदाज मासूमाना था। हदीद जो जिलानी साहब के लिए
कॉफ़ी बनाने आया था। मेन गेट के खुलने पर इसने किचन के दरवाजे से झांक कर देखा, फिर इसे देखकर वो वहीं रुक गया और अब कितनी देर से वहाँ खड़े इसकी एक एक हरकत को देख रहा था। क्या है ये लड़की और ऐसी क्यों है, खुद से कहता वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके पास जाने लगा। किसी की आहट महसूस करके किरण ने एकदम मुड़कर देखा और हदीद को देखकर इसके रगों में दौड़ता खून जैसे पल भर में जमा था। कुछ पल वो इसे देखती रही, जो नज़रें झुकाए आ रहा था। फिर अपनी ऑकवर्ड पोजीशन का ख्याल आते ही इसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर अपना कोट उठाया और इसे अपने सीने पर फैला लिया। आप यहाँ? इसके पास आकर हदीद ने पूछा। जी सर से मिलना था, कुछ डिस्कस करना था, इसने जवाब दिया। ठीक है, अंदर आए। हदीद ने इसे अंदर आने का इशारा किया। नहीं, अभी नहीं, अभी मेरे कपड़े गीले हैं, जब सूख जाएंगे तब मैं आ जाऊंगी। इसने 2 कदम पीछे होकर दीवार से टेक लगाते हुए कहा। अगर आपके कपड़े 1 घंटे नहीं सूखेंगे तो आप 1 घंटे नहीं यहीं खड़ी रहेंगी। हदीद को इसके जवाब पर हैरत हुई। जी क्यों? क्यों का क्या सवाल है? मेरे कपड़े गीले हैं, मैं अंदर आऊँगी, आपके कालीन गीले होंगे, मैं सोफ़े पर बैठूँगी, आपके सोफ़े गीले हो जाएगा। इसने जवाब पेश किया। कुछ नहीं होता मैडम, अंदर आए, हदीद ने कहा। लेकिन कुछ नहीं, आपका यूँ इस तरह खड़ा होना अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ अंदर आए। इसने कहा तो किरण ने बेइख्तियार पलकों की झिलमन उठाकर इसे देखा। चलें, इसने दोबारा कहा तो किरण ने इस बात में सर हिलाते फाइल उठाई और अंदर दाखिल हो गई। डैड कमरे में है, चलें, इसके अंदर आते ही हदीद ने कहा और इसे लिए जिलानी साहब के कमरे की तरफ बढ़ गया। कैसी तबीयत है सर? इनके कमरे में आकर इसने इनके बेड के पास बड़ी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ बेटा, इन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। नकाहत इनके लहजे से आया थी। बुखार अभी भी काफ़ी है, वायरल है, 3-4 दिन लगेंगे सही होने में। हदीद ने इनके पास बैठते हुए कहा। आप बताएं, आपने काम किया? इन्होंने हदीद का सहारा लेकर बेड क्राउन से टेक लगाते हुए पूछा। जी सर, कहते हुए उसने फाइल इनके सामने की। इन्होंने संभल कर फाइल इसके हाथ से ली और फिर इसे देखने लगे। बेटा, आप तो पूरी भीगी हुई हैं, इन्होंने इसे देखते हुए कहा। जी सर, बारिश बाहर बहुत तेज़ थी, कैब से निकलकर अंदर आते आते भीग गई, इसने जवाब दिया। बेटा, आपको बारिश में आने की ज़रूरत नहीं थी, ख़ामख़ा परेशान हुई, इन्होंने कहा तो किरण मुस्कुरा दी। कुछ नहीं होता सर, गर्मी की बारिश है और कपड़े भी जल्द सूख जाएंगे। इसके कहने पर वो मुतमईन हो गए और फिर फाइल पढ़ने लगे। बेटा, आप कॉफ़ी बना रहे थे तो अब 2 लोगों की जगह 3 कप बना अब 2 लोगों की जगह 3 कप बना लीजिए। सॉरी, ये अब 2 कप की जगह 3 कप बना लीजिए। फाइलों से नज़र हटाकर इन्होंने हदीद से कहा। जी डैड, कहकर वो उठकर कमरे से चला गया। किरण ने इसे ज़्यादा देखा और फिर जिलानी साहब के कुछ पूछने पर इनकी बात का जवाब देने लगी। करीब 10 मिनट बाद हदीद कॉफ़ी के साथ हाजिर था। किरण, मेरा बेटा कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता है। हम सबको इसके हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद है, मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगी। जिलानी साहब ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। हो सकता है सर, इसने कहा और इसके कहने के अंदाज पर हदीद ने इसे देखा। इसका लहजा कँप-कँपाया था। फिर हदीद ने इसे और गौर से देखा। वो मुसलसल अपने पैर को हिला रही थी।
बदन भी हल्के हल्के काँप रहा था। वो अभी भी गीली थी। हदीद ने एसी की तरफ देखा। वो एसी के बिल्कुल सामने बैठी थी। जिलानी साहब के टेम्परेचर की वजह से इसने एसी का टेम्परेचर कम किया हुआ था। मैडम को ठंड लग रही है, इसने दिल में सोचा और नामहसूस तरीके से हाथ बढ़ाकर एसी के रिमोट उठाकर एसी बंद कर दिया। एसी बंद होने के बाद किरण ने कुछ सुकून का सांस लिया और फिर गहरा सांस भरकर कॉफ़ी पीने लगी। पहला सिप लेते ही इसने हदीद को देखा। इसी वक्त हदीद की नज़रें भी इसकी जानिब उठी। कॉफ़ी सच में बहुत टेस्टी है। वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकी। शुक्रिया, इसने अपनी तारीफ़ वसूल की। सिर्फ कॉफ़ी ही नहीं, मेरा बेटा खाना भी बहुत अच्छा बनाता है। 2 दिन से हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर ये मेरे नखरे उठा रहा है। कभी मेरी पसंद का खाना बनाकर, कभी मेरे लिए बार बार कॉफ़ी बनाकर। जिलानी साहब ने मोहब्बत से हदीद को देखते हुए कहा तो इनकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दिया। घर में और कोई नहीं है? इसने पूछा तो दोनों ने बैक वक्त इसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है घर में सिर्फ आप दोनों रहते हैं, आपकी वाइफ? इसने अपना सवाल बदला। नहीं, वो नहीं है। वो जिलानी साहब आगे कुछ कहते उससे पहले वो इन्हें देखकर अफसोस से सर हिलाने लगी। आई एम सॉरी, सुनकर अफसोस हुआ। इसने सर झुकाकर कहा तो दोनों ने चौंक कर इसे देखा। क्या क्या कह रही हैं आप? हदीद जल्दी से बोला। क्या क्या कहा मैंने? वो इसके एकदम इस तरह पूछने पर सटपटा गई। मैडम, मेरी मॉम जिंदा है। वो दुबई गई हुई है मेरी बड़ी बहन के पास। इसकी बात समझते हुए हदीद ने कहा तो किरण दांतों तले अपनी ज़बान दबा गई। सॉरी सॉरी, इसने जल्दी से माजरत की। वो सर ने कहा वो नहीं है तो मैं समझी। इसने वजाहत पेश की। मैडम, आप डैड के बोलने से पहले आगे का अफस करके अफसोस जता चुकी हैं। हदीद ने कहा तो वो खिजल सी हो गई। वाकई इसने तो इनकी पूरी बात सुनी ही नहीं थी। सही कहती है अम्मी, मेरी जल्दबाजी मुझे जलील कराएगी। इसने दिल में सोचा और गरम गरम कॉफ़ी एक घूंट में पीते कप को ट्रे में रख दिया। इट्स ओके बेटा, जिलानी साहब ने इसे रिलैक्स किया और दोबारा फाइल में कुछ देखने लगे। वो खुजल सी बैठी थी। इसने चोर नज़रों से हदीद को देखा। इसे देखकर इसे शौक लगा क्योंकि वो सर्द नज़रों से इसे ही देख रहा था। इसके देखने पर वो पहलू बदल कर रह गई। सर, मैं जाऊँ? अब इसका वहाँ बैठना मुहाल हो रहा था। हदीद की सर्द नज़रें इसके खून को जमाए दे रही थी। ठीक है बेटा, तो फिर आप ये फाइल मेरे पास छोड़ जाएं, मैं बाद में आराम से पढ़ लूँगा। इन्होंने कहा तो उस बात में सर हिलाती कुर्सी से उठ गई। अपना ध्यान रखिएगा सर, कहती वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जिलानी साहब ने हदीद को इशारे से इसे बाहर तक छोड़कर आने के लिए कहा तो वो गहरा सांस भरता अपने बाप के इशारे पर उठा और इसके पीछे पीछे चल दिया। अपने पीछे इसकी मौजूदगी महसूस करके वो जैसे ही पलटी, इसके साड़ी की प्लेट्स इसके हैंडल के नीचे आई और वो डिसबैलेंस होकर गिरने वाली थी कि हदीद ने एकदम आगे बढ़कर इसे कमर से थाम कर गिरने से बचा लिया। वो जो इस अचानक अवतार पर गड़बड़ा गई थी, इसने गिरने से बचने के लिए हदीद की शर्ट को सीने से बड़ी मजबूती से थाम लिया था। कुछ देर हदीद इसे इसी तरह थामे रहा। इसकी पकड़ इसकी कमर पर बेहद मजबूत थी और वो गिरने के खौफ से आंखें बंद किए हुए अभी भी इसकी शर्ट को सीने से पकड़ी हुई थी। आंखें खोले मैडम, आप गिरी नहीं हैं। इसके कान के पास सरगोशी हुई तो इसने पट से अपनी आंखें खोलकर हदीद को देखा। इन दोनों के चेहरे करीब थे, इतने कि इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के अक्स वाज़े नज़र आ रहे थे। आंखें तो माशाअल्लाह बहुत बड़ी हैं आपकी, इनका इस्तेमाल भी कर लिया करें। वो इसकी आंखों की तारीफ़ कर रहा था
या अनपढ़ तंज, इसे समझ में नहीं आया। आप मेरे पीछे आ रहे थे तो मैं डर गई थी। इसने वजाहत दी। मैडम, मैं पीछे आपको अगवा करने तो नहीं आ रहा था। वो इसकी बात पर जिद होकर बोला तो हदीद के अगवा करने वाली बात पर वो इसे घूरने लगी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किरण आफरीदी को अगवा करे। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। अच्छा, हदीद ने तमस्खुर उड़ाया। जी बिल्कुल, इसने भी इसी तरह जवाब दिया। एक बात बताऊं, आपको कोई अगवा करके अपनी जान अजाब में लेगा भी नहीं, हदीद ने कहा। वो अभी भी इसे अपने बाजुओं में थामे खड़ा था। वो अभी भी इसकी शर्ट को अपने नाजुक मुट्ठियों में भींचे खड़ी थी। मुझे आपसे बात नहीं करनी, छोड़े मुझे, किरण ने जलकर कहा। सोच लें, छोड़ दूं। इसके होठों पर शरीर मुस्कुराहट उभरी। किरण ने इसकी मुस्कुराहट को देखा, फिर जलकर बोली। आपकी हरकतें बड़ी लोफरों वाली हैं। आप किसी एंगल से डॉक्टर नहीं लगते। इसकी मुस्कुराहट दिल जलाने वाली थी और वाकई किरण का दिल जल रहा था। मैडम, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो आपके कहने पर पूछ रहा हूँ कि सोच लें। इसका अंदाज वही था। छोड़े मुझे। इसकी शर्ट को छोड़कर इसने सीने पर दोनों हाथ का दबाव डालकर इससे दूर होते वो संभल कर खड़ी हुई। आइंदा मेरे सामने मत आइएगा, अगर आए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उंगली उठाकर इसे वार्न करती, अपनी साड़ी दुरुस्त करती वो एक खूंखार नज़र इस पर डालकर तनफन करती वहाँ से निकल गई, जबकि हदीद अपने सीने पर हाथ बांधकर मुस्कुराती नज़रों से इसे जाता देखता रहा। जारी है। जी, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।